नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर और आप देख रहे हैं गुनाह। हर गली हर शहर दावों में तो सेफ है, पुलिस तैनात है, पेट्रोलिंग लगातार चलती है, लेकिन रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, गुनहगारों के लिए कोई रोक टोक नहीं। ये अपराध की जंजीरों में जकड़े, खून से सने हाथों और दिमाग में छाए वहशीपन के उन गुनहगारों की दास्तां है जिसे हर रोज हम आपके सामने लेकर आते हैं, आपको रूबरू कराते हैं। ये कहानी आपको आगाह करने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं गुनाह। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित सौरभ शर्मा केस में मंगलवार को उसकी रिमांड पूरी हो रही है, तो वहीं सौरभ शर्मा को लेकर नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब उसके एक जीजा की संपत्तियों की जांच की मांग उठी है, देखिए इस रिपोर्ट में। काली कमाई के धन कुबेर सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद अब उसके करीबियों तक जांच का दायरा बढ़ सकता है। आरटीआई एक्टिविस्ट संकेत साहू ने पीएम मोदी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत ईडी और आईटी से शिकायत की है, जिसमें संकेत साहू ने सौरभ शर्मा के रिश्ते में जीजा विनय हांसवानी की चल अचल संपत्ति के जांच की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने विनय हांसवानी के अकाउंट ट्रांजैक्शन और बेनामी संपत्ति से जुड़ी जानकारी भी शेयर की है। सौरभ शर्मा है धन कुबेर, जीजा विनय हांसवानी जो सौरभ की मौसी का दामाद है, उसके द्वारा करोड़ों रुपए की संपत्तियों का सौदा किया गया और लाखों रुपए का नकदी लेन किया गया। उसके आधार पर हमने ईडी को, माननीय पीएम महोदय को, माननीय सीएम महोदय को, इनकम टैक्स को, लोकायुक्त को, डीआरआई को सहित समस्त अधिकारियों को शिकायत की है कि इन मामलों की जांच की जाए। वहीं दूसरी ओर लोकायुक्त के पत्र के बाद ग्वालियर के रजिस्ट्रार ऑफिस ने भी सौरभ शर्मा और उसके परिजनों से जुड़ी संपत्तियों को लेकर सर्चिंग तेज कर दी। उनकी किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर फिलहाल रोक लगाई गई है। ग्वालियर के रजिस्ट्रार विभाग के पास अब तक सौरभ से जुड़ी कई संपत्तियों के रिकॉर्ड सामने आ चुके हैं। इसमें ग्वालियर के विनय नगर में सौरभ का मकान है। सिटी सेंटर में व्यावसायिक इमारत है जिसमें कई प्रतिष्ठान किराए पर संचालित हैं। इसी इमारत में सौरभ की पत्नी दिव्या डांस और फिटनेस क्लब का संचालन करती थी। विनय नगर और बहुड़ापुर क्षेत्र में 4 प्लॉट्स भी हैं। इनके अलावा विनय नगर में ही 5000 स्क्वायर फीट का एक मकान भी बन रहा है और एक हॉस्टल भी है। लोकायुक्त से एक पत्र आया है जिसमें उनकी जो भी संपत्ति उनका क्रय विक्रय ना करें, तो उस संबंध में उपपंजीयकों को निर्देशित कर दिया गया है पत्र के साथ। इसके अलावा उनकी और भी क्या संपत्तियां उसकी सर्च के लिए भी बोला है। बता दें, पिछले दिनों सौरभ शर्मा के भोपाल स्थित घर में लोकायुक्त का छापा पड़ा। इस दौरान बड़ी मात्रा में कैश और गोल्ड मिला। इसके बाद से सौरभ के रिश्तेदार लोकायुक्त और ईडी के रडार पर हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। और चलिए अब आपको एक ऐसी चोरी के बारे में बताएंगे जिसके पीछे चोर का एक बड़ा मकसद था। मकसद भी ऐसा जिसमें उसे अपने गुनाह का कोई पछतावा नहीं है। जी हाँ, श्योपुर के केशव नगर में 11 से 12 जनवरी की रात प्रतिष्ठित व्यापारी दिनेश बंसल के घर पर चोरी हुई, जिसमें 18 लाख की नकदी और 1.5 किलो चांदी के सिक्कों पर चोर ने हाथ साफ किया था। शिकायत के बाद 20 दिन बाद पुलिस ने केस को सुलझाते हुए पर्दाफाश कर दिया और चोर को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया। चोर से चोरी का सामान भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक चोरी ब्राह्मणपाड़ा में रहने वाले चमन चौरसिया ने की थी। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने चोरी के पीछे की वजह कोरोना काल में व्यापारी के ब्लैक में बेचे गए पान मसाले को बताया। चोर का ये कहना था कि व्यापारी ने कोरोना काल में लोगों को खूब लूटा है। वो उसी वक्त से चोरी की फिराक में था, लेकिन मौका नहीं लग पाया था। पूछताछ में बताया है कि ये जानता था कि फरियादी परिवार पूरा इस समय गिरिराज जी की परिक्रमा करने गिरिराज जी के मंदिर में वहाँ जाता है और घर में ताला लगा रहता है। आरोपी शातिर चोर है और इसका कोटा में भी पूर्व में 2 बार गिरफ्तार हो चुका है, नकबजनी और चोरी में, और भी इससे पूछताछ की जा रही है। और शिवपुरी के ईस्टर्न हाइट स्कूल के संचालक सुबोध अरोरा के घर पर देर रात करीब 2:30 बजे चोरों ने धावा बोल दिया और चौकीदार को बंधक बनाकर 25 लाख के गहने पार कर दिए। जानकारी के मुताबिक परिवार शादी समारोह में शामिल होने शहर से बाहर गया हुआ था। मौका देख नकाबपोशों ने सुने मकान में धावा बोला, चौकीदार को बंधक बनाया और घर में हाथ साफ कर दिया। किसी तरह चौकीदार ने खुद को छुड़ाया और शोर मचाया। शोर सुन चोर मौके से फरार हो गए।
स्कूल संचालक के वापस आते ही पुलिस की पूरी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सूचना रात को मिली थी, उसके पश्चात अभी रिपोर्ट के लिए थाने पर गए थे, क्योंकि परिजन कहीं शादी समारोह में बाहर थे। अब वो लोग आ गए हैं, अब उनसे चर्चा करने के पश्चात जो रिपोर्ट होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर जबलपुर से है, जिसे संस्कारधानी भी कहा जाता है, लेकिन इसी संस्कारधानी से संस्कारों और रिश्ते को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। पनागर के भिनोरा गांव में पारिवारिक विवाद के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे बड़ा भाई राजकुमार कोरी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पनागर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी छोटे भाई राजेंद्र कोरी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल तलवार भी बरामद कर ली गई है। इधर इस वारदात से पूरा परिवार भी अचंभे में है। राजकुमार कोरी को उसके छोटे वाले भाई राजेंद्र कोरी ने तलवार से जो है हमला किया है। तत्काल मौके पर जा करके देखा गया तो उसके गर्दन पे चोट थी, उसे अस्पताल लाया गया, प्राथमिक उपचार करा करके उसको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में भी वो भर्ती है। और जब उसके झगड़े का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि मेरा पहले भी विवाद हुआ था, गिरफ्तार हो गया। राजेंद्र कोरी है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। और सागर में ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया, जिसमें शासकीय कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम करने वाले शख्स के खिलाफ एक युवती ने सिविल लाइन थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पीड़िता के कॉलेज दस्तावेजों से जानकारी लेकर ख्याति होटल में मिलने बुलाया और वहां होटल संचालक की मदद से युवती के अश्लील फोटो वीडियो बनाकर करीब 1 साल तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में लगी हुई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उन पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी। व्यक्ति है जो उसको ब्लैकमेल कर रहा है और ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट किया है और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उसके साथ गलत कृत्य किया है। तो पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना में FIR दर्ज की गई है और मामले को विवेचना में लिया गया है। और मध्य प्रदेश में रेप की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में हवस के दरिंदे ने मुकबधीर बच्ची को भी नहीं छोड़ा। आरोपी ने जंगल में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता को भोपाल रेफर किया गया। दरअसल अपने माता पिता के साथ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली 11 साल की मुकबधीर बच्ची शनिवार की रात लापता हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। रविवार की सुबह पीड़िता नरसिंहगढ़ विश्राम गृह के पीछे जंगल में संदिग्ध हालत में मिली। इसके बाद परिजन उसे घर लेकर आ गए। इधर घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पीड़िता के घर पहुंची और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां महिला डॉक्टर मोनिका गर्ग ने जांच के बाद रेप की पुष्टि की है। बच्ची जो है वो संजय नगर में मिली है और हम उसके बाद हमने उसका परीक्षण किया। उसमें ऐसा लग रहा है कि उसके साथ गलत काम हुआ है। हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट उसको दे दिया है, फिर हम हमीदिया रेफ़र कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें इंटरनली जो एग्जामिनेशन होगा, बच्ची क्योंकि ना बोल पाती है ना सुन पाती है, हालत ठीक नहीं है उसकी। मिली थी तो यहाँ जो रहते हैं लोग अपने नरसिंहगढ़ में, उसको कुछ ऐसी सूचना मिली थी तो हम उसकी मेडिकल कराया, जांच करा रहे हैं और अग्रिम जो भी साक्ष्य आएंगे हम उसमें कार्रवाई करेंगे। और मोहला मानपुर के खड़गांव थाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने आखिरकार सुलझा लिया है। कई दिनों से उलझी इस गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी पिता पुत्री को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले ही सुनील नाम से शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसी बीच खड़गांव के जंगल में एक नग्न अवस्था में लाश मिली, जिसकी पहचान गुमशुदा सुनील उइके के रूप में हुई है। पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की, जिसमें मामला प्रेम प्रसंग का सामने आया। जानकारी के मुताबिक युवक आरोपी सीमा उइके को परेशान करता था, जिसके लिए उसके पिता ने योजनाबद्ध तरीके से हत्या को अंजाम दिया। आरोपी पिता ने युवक को रात में घर बुलाया और फिर लाठियों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया और फिर जंगल में शव को फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी पिता नवलसाय पहले नक्सली था, जिसने संगठन को छोड़ सरेंडर किया और मुख्यधारा में लौट आया था। मृतक लड़का अपने
उसकी बेटी सीमा उइके से लगातार प्यार संबंध वगैरह बनाता था। लड़की बार बार मना करती थी, इस पर इन्होंने प्लानिंग किया, रात में बुलाकर उसके पिताजी के द्वारा जो है मारा गया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जो आरोपी है साथ में उसकी बेटी सीमा उइके एवं नवल उइके दोनों को गिरफ्तार किया गया है और उसको न्यायिक रिमांड पर अब भेजा जा रहा है। और सिंगरौली जिले के नौगढ़ में एक नवविवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक मृतका आशा देवी विश्वकर्मा की शादी 9 महीने पहले नौगढ़ निवासी सुरेश विश्वकर्मा से हुई थी। परिजनों का यह आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था, जिसकी जानकारी आशा ने अपनी मां को भी दी थी। परिजनों ने दावा किया कि उनकी बेटी को ससुराल पक्ष ने गला घोंटकर मारा है। दूसरी ओर ससुराल पक्ष ने इन आरोपों को नकारते हुए ये बताया कि आशा मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और उसका झाड़फूंक के जरिए उपचार कराया जा रहा था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की पड़ताल में लग गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा होगा। और अब बात उस खबर की जिससे न सिर्फ पुलिस के बड़े अधिकारी भी न सिर्फ पुलिस भी हैरान रह गई। आपको बता दें कि ये केस क्या है, दरअसल सच्चाई क्या है, इसे समझने में सबके हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। एक युवती एसपी दफ्तर पहुंचती है और एसपी से अपने साथ हुए दुष्कर्म पर थाने में सुनवाई न होने, आरोपी की गिरफ्तारी न होने की शिकायत करती है और मदद की गुहार भी लगाती है। जब इस केस की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की गई तो मामला उलझता चला गया। टीकमगढ़ के देहात थाने में 29 जनवरी को दुष्कर्म का एक ऐसा केस दर्ज होता है जिसमें पीड़ित युवती अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचती है और अंशुल यादव नाम के युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का केस दर्ज करवाती है। वो शिकायत में कहती है कि अंशुल यादव नाम के शख्स ने 6 महीने पहले उससे दोस्ती की, फिर 11 जनवरी को उसने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी और ये भी कहा कि वो जल्द ही उसके साथ शादी करेगा। लेकिन 15 जनवरी को वो किसी और से शादी कर लेता है, जिसके बाद वो एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचती है। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी अंशुल का परिवार सामने आता है और बताता है कि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही 28 जनवरी को अंशुल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देकर और केस को रफा दफा करने के नाम पर परिवार से 3 लाख रुपए की रकम ऐंठ ली। इसके बावजूद 29 जनवरी को इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत के बाद एसपी मनोहर सिंह मंडलोई ने देहात थाना प्रभारी और यहां पर पदस्थ एक आरक्षक को निलंबित कर दिया। लेकिन ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं जिनमें हनी ट्रैप का खुलासा हुआ। और अब सवाल ये है कि सच्चाई क्या है, ये केस हनी ट्रैप का है या फिर दुष्कर्म का? जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा भी। अंशुल यादव ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। देहात थाने में रिपोर्ट आवेदन देने गए थे तो वहाँ वे लोग हमें मारने की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की, मेरी फैमिली पर नुकसान पहुँचाने की, और वे लोग मुझे पैसे भी दे रहे थे तो हमने लिए नहीं है। हमने ये कहा है कि इस पर कार्रवाई की जाए। संबंध में थाना देहात में अपराध पंजीबद्ध है, विवेचना की जा रही है और विवेचना के पश्चात आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ गुनाह में फिलहाल इतना ही। आरोप एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे।